दोस्तों नमस्कार। आजकल संसद में जो चर्चा चल रही है, इसका असर आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। इसके क्या परिणाम होंगे, सही होंगे या गलत होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 1947 के बाद जिस तरह से भारत की राजनीति चली है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इन कानूनों को दोबारा देखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी को उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही देश को आगे ले जाएगी या और भी पैरामीटर हैं जिनको हमें समझना होगा। इस बात को लेकर हमें सबको चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, आज की चर्चा का विषय यही रहेगा कि जो डीलिमिटेशन बिल संसद में पेश हुआ है, क्या वो भारत में स्थिरता लाएगा या तनाव बढ़ाएगा। क्योंकि जो लोग आज इस बिल के समर्थन में संसद में वोट करेंगे, 10 साल बाद वो इस देश पे राज नहीं कर रहे होंगे। उस समय नई पीढ़ी होगी, नई सोच होगी, नई समस्याएं होंगी, नई प्रायोरिटीज होंगी। तब उस स्थिति में ये बिल क्या सही रास्ता दिखाएगा या उस समय राजनीति और बाकी मुद्दों पे हावी हो जाएगी, इसको भी सोचना जरूरी है। इसीलिए आज इसी की चर्चा करते हैं। निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। गंभीर सवाल मैं आपके सामने उठाऊंगा। हो सकता है आप भी सोचने पे मजबूर हो कि आफ्टर ऑल सही रास्ता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये कि हु शुड डिसाइड द इंडियाज फ्यूचर। भारत का भविष्य किसको दिखाना चाहिए या कौन तय करना चाहिए? वो लोग जो सिर्फ आबादी बढ़ा रहे हैं या वो लोग जो मेहनत करके देश में खुशहाली पैदा कर रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब हम वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं तब ये जानना जरूरी होता है कि जिस तरह से हम वोट करते हैं वो सिर्फ आबादी के आधार पर होता है। वहां वोटों की काउंटिंग होती है, उनकी काबिलियत नहीं देखी जाती। इसीलिए इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जो पूरा संविधान में संशोधन के लिए जो कानून लाया गया है, डिलिमिटेशन बिल, इसकी चर्चा मैं एक अलग ढंग से आपके साथ करने वाला हूं। बिल का उद्देश्य बिल्कुल सही है। क्या है? डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्योंकि देश की आबादी बढ़ गई। 1971 के बाद से ये लग गया था प्रतिबंध कि आबादी और सांसदों के बीच में जो संख्याएं हैं या विधायकों के बीच और जो पॉपुलेशन है उसकी जो संख्या है उसको अभी हम फ्रीज कर देते हैं। जितने विधायक या सांसद आज हैं उतने ही रहेंगे, हम इसमें फेरबदल नहीं करेंगे चाहे आबादी कितनी बढ़ जाए। अगर हम 71 से आज तक की बात करें तो आबादी डबल हो गई। इस बात को हमें समझना। ऑपरेशनलाइज वुमेन्स रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 2023। अब महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। 50% वो आबादी है, लेकिन सामाजिक मुद्दों में, राजनीतिक मुद्दों में, आर्थिक मुद्दों में अगर उनकी भागीदारी नहीं बढ़ती है तो देश कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। 50% आबादी को हम साथ लेके अगर नहीं चलेंगे तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। इस बात को भी समझना जरूरी है। इसीलिए ये कानून क्या करता है कि 2026 में जो 71 में जो कंस्ट्रेंट था कि हम नंबर, सीटों के नंबर नहीं बढ़ाएंगे, उनका बदलाव होगा और पार्लियामेंट के अंदर यह तय किया जाएगा कि कौन सा डेटा सेंसस का किस आबादी के आधार पर कितने नंबर होंगे, ये वो तय करेगा। और साथ ही जो विमेन एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे हैं, विमेन रिजर्वेशन की, वो भी साथ में बात आएगी। इसका मतलब द बिल फास्ट ट्रैक्स पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। यहां तक बात बिल्कुल सही है, किसी को भी एतराज नहीं है। यहां तक तो हमें कोई कंट्रोवर्सी लगती भी नहीं। लेकिन सवाल अब इस बात का आता है कि होगा क्या, क्या क्या बदलेगा। पहले हम इसको देखते हैं और फिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके अलग अलग डायमेंशंस क्या होंगे जिसके ऊपर भी हमें चिंता करनी चाहिए। पहला, मासिव एक्सपेंशन ऑफ लोकसभा। अभी
545 सीटें हैं जो बढ़कर ऑलमोस्ट 850 हो जाएंगी। 800 जो 15 है वो आएंगी स्टेट से और 35 आएंगी यूनियन टेरिटरी से। दिस इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल स्ट्रक्चरल चेंज, क्योंकि जब सांसद ही बदल जाएंगे, संख्याएं बदल जाएंगी, तो बहुत कुछ बदलेगा। इसका मतलब इंडिया मूव्स टुवर्ड्स ए पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट पार्लियामेंट एंड एंड आर्टिफिशियल कैंप इम्पोज्ड इन 1971। पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट, ये शब्द को आप ध्यान से देखिए। मतलब जिस राज्य में आबादी ज्यादा होगी, सांसदों की संख्या वहां ज्यादा होगी, इसका मतलब भारत की केंद्र सरकार के ऊपर उस राज्य का आधिपत्य ज्यादा होगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा इसको आप सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए यूपी और बिहार में मान लीजिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर वहां से करीब 150-200 सांसद वहीं से ही आ रहे हैं और बाकी, अगर मैं कहूं टोटल सांसद जो हम कह रहे थे 850, मान लीजिए 300 इन दो राज्यों से आ रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी जो पूरे देश के राज्य हैं वो अगर इकट्ठे भी हो जाएं तो समस्याओं का समाधान होगा नहीं। कारण क्योंकि जो भी संसद में बिल पेश होगा उसमें अगर यूपी बिहार के सांसद साथ नहीं हैं तो आप देश में कोई कानून पास नहीं कर सकते, चाहे बाकी 28 राज्य एक तरफ हो और 2 राज्य एक तरफ हो, तब भी विवाद बना रहेगा। दूसरा, एंड ऑफ ऑटोमेटिक सेंसस लिंक। पहले यह था कि एक कानून था कि भाई आबादी की गणना होगी, जो गणना होगी उस हिसाब से हम सीटों का बंटवारा करें। अब ये पहले था कानून के हिसाब से काम, लेकिन अब क्या हो गया? अब हो गया कि सांसद मतलब संसद डिसाइड करेगी कि हमें अब नंबर बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने हैं। अब ये संसद तय करेगी। इसका मतलब जो सत्तारूढ़ दल होगा उसके इशारे पे काम होगा, ना कि कानून के हिसाब से। इसीलिए रूल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की जगह अब हो जाएगा पॉलिटिकल डिस्क्रिशन। कहने का मतलब जो सत्ता दल है अब वो आगे की रणनीतियां तय करेगा कि कितने सांसद कहां होंगे और कैसे होंगे। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन, अब ये कौन करेगा? मंत्री संतरी तो करेंगे नहीं, इसके लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन होता है, इस तरह से एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा। उसका पर्पस क्या होगा? उसके पास क्लियर अथॉरिटी होगी और एम्बिग्विटी नहीं होगी कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है? नो सेफगार्ड और इंडिपेंडेंस और टाइमलाइन। कब तक होगा? अगर डीलिमिटेशन कमीशन के कानून जो उन्होंने प्रावधान बनाए अगर उससे सहमति नहीं है तो क्या होगा? अभी ये सारा टेक्स्ट आना बाकी है। विमेन रिजर्वेशन जो फास्ट ट्रैक करने की बात की गई है, जो 2026 में कंसेंसस था, उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो हटेगी एंड एनेबलिंग इंप्लीमेंटेशन आफ्टर नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। अब इसको लिंक कर दिया गया है कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक महिला रिजर्वेशन नहीं होगा। मतलब जो आज सांसद हैं उनकी तो कुर्सी बचाने का पूरा प्रयास किया गया। जो नई सीटें आएंगी आप ये कह सकते हो कि वो महिलाओं के लिए एलोकेट होंगी। कहने का मतलब ये है कि राजनीति हावी रहेगी। आज जो सांसद हैं वो पूरा प्रयास करेंगे कि उन सब की कुर्सियां बची रहें और जो नया नंबर निकल के आएगा डिलिमिटेशन से वो सीटें महिलाओं को आरक्षित की जाए ताकि बाकी राजनीति चलती रहे। साथ ही जो ट्राइबल रिजर्वेशन है नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा एरिया में, उनको मेंटेन किया गया है, उसमें कोई डाइल्यूट नहीं किया गया। यहां तक भी बात सही लगती है। अब चिंता की बात क्या है इस पे जरा हम गौर कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम अंदाज भी लगाएं तो हुई है नॉर्थ इंडिया। इसका मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। डिलिमिटेशन तो ज्यादा फिर नॉर्थ में होगा और जो साउथ की जनसंख्या है वो अपने अगर चुने हुए एमपीज भेजती है तो हमेशा उनकी आवाज पे नॉर्थ इंडिया की आवाज हावी रहेगी, क्योंकि नंबर संख्या नॉर्थ की ज्यादा है। अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रोस्पेरिटी है, वो तो साउथ में ज्यादा हुई। उन लोगों ने मेहनत करी। आज पूरा का पूरा आईटी एस्टेब्लिशमेंट देख लीजिए साउथ में है।
जितनी भी हमारी नॉलेज इंडस्ट्रीज है वो ज्यादातर साउथ में है, नॉर्थ में तो हम सिर्फ खेती और लेबर का काम करते हैं। इसका मतलब जो लोग इस देश में प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं वो कभी भी भारत की राजनीति में हावी नहीं हो पाएंगे। भारत की जो राजनीति है उसमें वही लोग हावी हो पाएंगे जो सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। ये एक सामाजिक इंबैलेंस हम खुद क्रिएट कर रहे हैं इस डिलिमिटेशन कानून से। इसका असर क्या होगा, सामाजिक और राजनीतिक असर क्या होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। इसका मतलब ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क है और नॉर्थ की जो जिसको आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस है वो राजनीति में और बढ़ेगा। और जहां पे राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, लोगों को एजुकेट किया कि आप प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, बच्चे पैदा मत करिए क्योंकि वो आपके हित में नहीं है, समाज पे और देश पे बोझ बनते हैं। आज आपने उनको क्या कहा, आपकी पॉपुलेशन क्योंकि कम है इसलिए आपका संसद में रिप्रेजेंटेशन भी कम होगा। क्या ये उनके साथ न्याय हुआ? आप खुद सोचिए उनकी क्या गलती थी। इसका मतलब इस पूरे एक्सरसाइज ने क्या किया, इंसेंटिव फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल को खत्म कर दिया कि साहब पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, जो भी आपको करना है करें। तो गरीबी हटाओ का नारा और हम दो हमारे दो का नारा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी अपने आप में कमजोर होगा जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, जब मसल कॉन्सेप्ट काम करेगा। जब हम कहते हैं ना आंकड़ों की संख्या की, जब कितने एमपीज हैं वो डिसाइड करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको मसल पावर चाहिए, जितने नंबर उतना आपका पलड़ा भारी। तो नॉर्थ इस मामले में आगे रहेगा। एंड पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव इशू, इस बात को समझिए, आज नहीं लग रहा लेकिन आने वाले समय में यह मुद्दा गर्मा सकता है। तो भारत सरकार को बहुत सोच समझ के देखना पड़ेगा कि जो रेशो है वो इम्बैलेंस ना हो। जैसे प्रोपोर्शनेट होता है ना, मान लीजिए कि नॉर्थ में आप एमपीज तो ज्यादा चुन के ले आए, लेकिन क्या साउथ के एमपीज को हम प्रोपोर्शनेटली बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन एक फॉर्मूला बनाना चाहिए कि पॉपुलेशन प्लस पर कैपिटा इनकम जिन राज्यों ने किया और जो नॉर्थ में जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन पर कैपिटा इनकम कम है, क्या इसका हम रेशो बना सकते हैं? क्योंकि अगर आपने बैलेंसिंग अप्रोच का कोई रास्ता नहीं निकाला तो समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। दूसरा, डिस्क्रिशन टू पार्लियामेंट मींस पोटेंशियल मैनिपुलेशन। जब आपने कहा कि जनसंख्या के आंकड़े पे किस आधार पे डिलिमिटेशन होगा ये संसद डिसाइड करेगा, हम प्री डिफाइंड नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हर 10 साल बाद या 15 साल बाद रिव्यू किया जाए। जैसे ही आप नंबर डालेंगे आपके ऊपर एक रूल बेस्ड सिस्टम आ जाता है। हम वो नहीं चाह रहे। हम कह रहे हैं जो सत्तारूढ़ दल है, मतलब सांसद डिसाइड करेंगे। सांसद मतलब जो सत्तारूढ़ दल है, वो ही अगर हर चीज देश के भविष्य के बारे में डिसाइड करेगा तो निश्चित रूप से पॉलिटिशियंस तो कभी भी सेल्फ इंटरेस्ट के आगे बहुत कम सोच पाते हैं, क्योंकि पूरा झगड़ा ही कुर्सी बचाने का। तो अगर कुर्सी बचाना ही प्रयास है तो देश किस तरफ जाएगा, यह सोचना जरूरी है। इसीलिए एज पार्लियामेंट में भी ये लॉ डिटरमिनेंट, इस बात को समझना होगा, क्योंकि अभी हमने जो फिक्स सेंसस लिंकेज था उसको हटा दिया है। प्रॉब्लम क्या होगी, सेलेक्टिव सेंसस यूसेज, किसको माने किसको नहीं माने ये मुद्दा बनेगा। टाइमिंग मैनिपुलेशन कब होगा फिर ये सत्तारूढ़ डिसाइड करेगा। पॉलिटिकल एडवांटेज इन डिलिमिटेशन, अगर राजनीतिक फायदा है तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जाएगा, राजनीतिक फायदा नहीं है तो डिले कर दिया जाएगा। ये एक अराजकता होगी। कुल मिला के जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सर्टेनिटी होनी चाहिए, जो आपको अधिकार पता होना चाहिए आप कब और क्या कैसे करेंगे, इसमें कमजोरी आएगी। अगर सब कुछ केंद्र सरकार ही कर रही है, मतलब सरकार ही कर रही है, जो पार्लियामेंट में जिनके नंबर ज्यादा हैं, इसका मतलब आप ओवर सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सेंसस सिलेक्शन, सीट एलोकेशन, ये सब पार्लियामेंट के कंट्रोल में होगा, मतलब सत्तारूढ़ दल में। पार्लियामेंट का मतलब सत्तारूढ़ दल, वहां पे अपोजिशन नहीं डिसाइड करेगा। स्टेट्स लूजेस इन्फ्लुएंस, रिप्रेजेंटेशन डिजाइन एंड इलेक्ट्रिकल ज्योग्राफी, स्टेट्स को पता ही नहीं लगेगा कि कौन कितने डिलिमिटेशन में कितने किसकी एमपी की सीटें होंगी। तो एडवांस प्लानिंग को लेकर भी चैलेंजेस आ सकते हैं। डिलिमिटेशंस विदाउट सेफगार्ड्स,
इट सेज कि कमीशन बनाएंगे, लेकिन टाइमलाइन, ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल रिव्यू लिमिट्स, अभी तक ये कुछ इसमें क्लियर नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये कि इलेक्टोरल बाउंड्रीज को स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकती हैं, छोटा बड़ा कर पाएंगी। ये कुल मिला के जिसको कहा जाता है गेरीमैंडरिंग टाइप आउटकम, ये होने की संभावना है। मतलब पूरा जो नंबर गेम होगा वो पूरी तरह से पॉलिटिकल होगा। विमेन रिजर्वेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो कंडीशनल हो गया है, इमीडिएट नहीं है। सरकार क्या चाहती है, हम विमेन रिजर्वेशन तो करें लेकिन हमारी कुर्सियों पे असर नहीं आए। जो नया डिलिमिटेशन, जो कमीशन जो नई सीटें देगा, जब सीटें बढ़ जाएंगी तब हम महिलाओं को देंगे, हम अपना हिस्सा महिलाओं को नहीं देना चाहते। तो जो हम बात कर रहे हैं विमेन रिजर्वेशन की, उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि सत्तारूढ़ दल या जो भी आज सांसद बैठे हैं संसद में, वो महिलाओं के हित की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमारे बाद महिलाओं का हित आना चाहिए, पहले हमारा हित बचे फिर हम महिलाओं की सोचें। ये सोच के पूरा कानून बनाया गया है, इसी बात को लिंक किया गया है। इसका मतलब tied with delimitations and not immediate means it remains procedurally delayed। राजनीतिक रूप से हमने कह दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब करेंगे ये डिपेंड करेगा डिलिमिटेशन पे। तो दोनों तरफ हम खेलना चाह रहे हैं। एक्सपेंशन विद गवर्नेंस रिफॉर्म्स, लोकसभा में 850 एमपीज होंगे, बात सही है, बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन क्या संसद अच्छे ढंग से काम कर पाएगी? आज जब 545 ही संसद नहीं चलने दे रहे हैं, 450 चलने देंगे? 850 में से 50 सांसद उठ के शोर मचाने लग गए, 800 चुपचाप बैठे हैं, क्या संसद चल जाएगी? जब अभी नहीं चल पा रही तो क्या संसद में सुधार होगा? ये एक सबसे बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप बना लोगे, लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग का क्या होगा और बाकी जो ओवरहेड्स होंगे उनका क्या होगा? तो कुल मिला के डाइल्यूशन ऑफ डेलिब्रेशन क्वालिटी, कहने का मतलब यह है कि आप नंबर संख्या तो बढ़ा दोगे, लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठ पाएंगे? जनता का रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ गया, लेकिन जनता के मुद्दे नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि आप 850 लोगों को काबू कैसे करोगे, कंट्रोल कैसे करोगे, डिसिप्लिन कैसे लाओगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी भी हम करीब 40-45 पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं 500, अगर हम देखें 545 में, जब 850 सीटें होंगी तो क्या 100 पॉलिटिकल पार्टीज होंगी? क्योंकि हर जगह एक एक छोटी सीटें हो जाएंगी, निर्दलीय खड़े होंगे। हर लेवल पे आपको दिखेगा कि जहां पे पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग नहीं है, लोकल पर्सन ने किसी अच्छा काम किया है, लोग उसका साथ दे देंगे। तो कुल मिला के एक बड़ा क्योटिक एनवायरनमेंट भी बनने की संभावना है। स्ट्रेटेजिक इंटरप्रिटेशन अगर हम बात करें तो बिल इज नॉट अ जेंडर रिफॉर्म मेजर बिकॉज ए पॉलिटिकल रीबैलेंसिंग इंस्ट्रूमेंट रीएलोकेट पावर टुवर्ड्स हाई पॉपुलेशन रीजन। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, पावर उसके पास होगी, ये एक डेंजर है। प्रीएम्प्टिव मूव बिफोर नेक्स्ट सेंसस अभी सरकार क्यों करना चाह रही है? क्योंकि जब आंकड़े आ जाएंगे तब ये बात कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आंकड़े नहीं है, सेंसस नहीं हुआ है। तो सरकार चाहती है सेंसस से पहले ही हम इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर लें। एंड सीक्वेंसिंग स्ट्रेटेजी, पहले डिलिमिटेशन, फिर विमेन रिजर्वेशन और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ये सरकार चाहती है। तो कुल मिला के अगर आपको विमेन रिजर्वेशन चाहिए तो पहले डिलिमिटेशन के लिए हाँ भरिए, सरकार ने इनडायरेक्टली कंडीशन रख दी। कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी में शिफ्ट होगा। अर्लियर क्या था? फिक्स्ड रूल एंड सेंसस ड्रिवन न्यूट्रलिटी थी। कानून था, जो संख्या आएगी उस हिसाब से अपना काम सिस्टम करेगा। लेकिन अब क्या हुआ? नए मॉडल के हिसाब से फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क एंड पार्लियामेंट्री कंट्रोल, मतलब सत्तारूढ़ दल डिसाइड करेगा कि कब क्या कैसे करना है। रूल ऑफ लॉ की जगह हम लेजिस्लेटिव डिस्क्रिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, हर चीज में अब राजनीति हावी होगी, कानून नहीं, राष्ट्रहित नहीं। इस बात को हमें समझना होगा और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि चिंता हमें करनी पड़ेगी। नेट असेसमेंट, अच्छी बातें क्या होंगी? करेक्ट आउटडेटेड रिप्रेजेंटेशन फ्रीज, आबादी बढ़ रही है तो संख्या बढ़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है।
एनेबल विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, महिलाओं का योगदान और भागीदारी जरूरी है। एंड रिकॉग्नाइज डेमोग्राफिक रियलिटी, बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। लेकिन जो खतरे हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसका आंसर कोई नहीं दे रहा है। पहला, फेडरल इम्बैलेंस, ये सीरियस मैटर है। आज भी हम हिंदी, इंग्लिश, साउथ इंडियन हिंदी को लेके बहुत सारे विवाद है। बीजेपी कितना भी कोशिश कर रही है साउथ में, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया पार्टी कह के वहां पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब है कि ये फेडरल इम्बैलेंस और बढ़ेगा। पॉलिटिकल डिस्क्रिशन ओवर न्यूट्रल प्रोसेस, यहां पे हर चीज में राजनीति हावी होगी। वीक इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड, जब हर चीज में राजनीति होगी, कानून कमजोर होंगे और सत्तारूढ़ दल की इच्छा शक्ति के हिसाब से देश चलेगा, तो कुल मिला के देश में इंस्टीट्यूशन कमजोर होंगे। और जब देश में इंस्टीट्यूशन कमजोर होते हैं और शीर्ष नेतृत्व भी अगर कमजोर होता है तो अराजकता फैलती है। और अगर इंस्टीट्यूशन कमजोर है और शीर्ष नेतृत्व अगर ज्यादा ताकतवर है तो वहां पे ऑटोक्रेसी आती है, डिक्टेटरशिप आती है। इसीलिए जो देश आगे बढ़ते हैं वहां पे इंस्टीट्यूशन मजबूत होना जरूरी है। इंडिविजुअल पोजीशन, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, ये इंस्टीट्यूशन के आगे कमजोर होने चाहिए, हावी नहीं होने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखिए अगर सिस्टम से चलना है तो। डिलेड एक्ट इंप्लीमेंटेशन, डिलेड एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, तो कहने का मतलब ये है कि ये राजनीति अभी लंबी चलेगी। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल तो है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, लेकिन पॉलिटिकली लोडेड है, इसको समझना होगा। एंड इफ इंप्लीमेंटेड केयरफुली इट मॉडर्नाइज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव है। इफ मिसयूज इट कैन डिस्टॉर्ट फेडरल बैलेंस एंड इलेक्टोरल फेयरनेस फॉर डिकेड्स, ये बहुत बड़ा कचरा हो जाएगा, इसको साफ करना मुश्किल हो जाएगा, बंटवारे होंगे, समाज में दरारें पड़ेंगी और पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कहीं पे भी गिर सकती। इस बात को आप ध्यान रखिए। आज नहीं है, इतिहास उठा के देख लीजिए किस तरह से हम लोगों ने संविधान की मर्यादाओं को चैलेंज किया, किस तरह से हमने कानूनों को डिस्टॉर्ट किया। ये भारत का इतिहास भरा पड़ा ये चीज है। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान तभी तरक्की करेगा जब इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगे। इसका मतलब कानून ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल होंगे, तब इंस्टीट्यूशन इंप्रूव होता है। इंडिविजुअल्स अगर मजबूत हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, समाज और देश के लिए घातक है, क्योंकि देश फिर हमेशा इंडिविजुअल के भरोसे रहता है और जब इंडिविजुअल इस दुनिया से चला जाता है तो केओस छोड़ के जाता है। इस बात को भी आप समझिए। इसीलिए व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल क्लास, फेयरनेस और अपॉर्चुनिटिस्ट बिहेवियर। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, जो भारत के पॉलिटिकल क्लास है क्या वो राष्ट्र हित में काम करेगी या राजनीतिक स्वार्थ में काम करेगी? सोचिए इसके बारे में, भारत का इतिहास देखिए और फिर जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि फिर मैं वही सवाल दोहरा रहा हूं, हु शुड डिसाइड इंडियाज फ्यूचर? जो सिर्फ बच्चे पैदा कर रहे हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं, या जो भारत की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे उनका नंबर कम हो। भारत का नेतृत्व किसकी तरफ होना चाहिए, इसको सोचिए। आसान सवाल नहीं है और इसका उत्तर भी सिंपल नहीं। इसीलिए इस मुद्दे पे चर्चा करिए, इसको सर्कुलेट करिए। जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना समाज में जागरूकता आएगी, जो हम अपने से प्रयास करते रहते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई और विचार हों तो तथ्यों के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।